एक्सीडेंट का मतलब है हादसा, दुर्घटना जिसमें कोई नुकसान हो जाए। वो नुकसान चोट की सूरत में, मोच की सूरत में, ऊंचाई से नीचे गिरने की सूरत में, माहौल को नुकसान पहुंचने की सूरत में, चोट लगकर खून निकलने से लेकर जान से जाने तक, ये सब कैफियत कहलाएंगी एक्सीडेंट, हादसा। लेकिन आज के टॉपिक में मैं तलाश कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन साइट पे हादसे पेश क्यों आते हैं, उनकी वजह क्या होती है, उनके पीछे छुपे हुए अनासर कौन कौन से होते हैं जो हादसे का सबब बनते हैं। सबसे पहला किया जाने वाला काम खुदाई, कटाई, सामान उठाना या फिर बिजली के सर्किट पे काम करना। दूसरे नंबर पे काम को इंजाम देने वाला शख्स या इंजाम देने वाले बहुत सारे लोगों की टीम, क्या वो लोग इस काम को करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। तीसरे नंबर पर जिन चीजों की मदद से वो काम किया जा रहा था, वो सामान या वो मशीनरी। चौथे नंबर पर एक्सीडेंट की वजह हो सकती है काम की वो जगह जहां पर काम हो रहा था, उस जगह की लेआउट से लेकर गर्मी सर्दी धूप छांव तक, गंदगी या फिर किसी काम की वजह से माहौल में पैदा होने वाली खराबी, ये सब चीजें इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं और ये चौथा फैक्टर होगा किसी एक्सीडेंट के होने में। पांचवें नंबर पर उस काम को करवाने वाले बड़े लोग, मेरा मतलब है मैनेजर्स, डायरेक्टर्स या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हादसा कैरम बोर्ड पर खेले जाने वाली गेम की तरह होता है। एक गोटी दूसरी से और दूसरी तीसरी से टकराकर कहीं से कहीं चली जाती है। स्ट्राइकर, गोटियां, क्वीन, बोरक, फट्टा और फिर खेलने वाले 4 या 2 लोग इस गेम का हुस्न और जीनत होते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक हादसे को अंजाम देने के लिए एक जगह, एक काम करने वाला, जिन चीज़ों से वो काम कर रहे हैं वो चीज़ें, और फिर जिसने उनको काम करने के लिए वो कहा है, इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। एक मिसाल देता हूं आपको। फर्ज कीजिए ऑफिस के फ्लोर पर एक शख्स तेजी से भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। वो अचानक स्लिप हुआ और उसकी टांग टूट गई। जब लोगों ने उसकी फरियाद और आहो बका को सुना तो उसको उठाने के लिए लपके, जाके देखा तो उसके गिरने की वजह वो गीला फर्श था जहां वो स्लिप हो गया था। हादसे की वजह बजाय उस शख्स की उजलत और फर्श का गीला होना लगती है। सही कहा ना मैंने? जी हाँ, यही वजह है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती, और अगर यहीं रुक जाए तो फिर बात कभी पूरी नहीं होती। गिरने वाला गिरा इसलिए कि वो भाग रहा था, और गिरने की दूसरी वजह फर्श का गीला होना। अगर वो तेज ना चलता, अगर वो फर्श गीला ना होता तो बंदा नहीं गिरता और उसे चोट नहीं आती और उसकी टांग नहीं टूटती। हम में से बहुत सारे प्रैक्टिशनर की सोच यहीं पे जाकर रुक जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई इससे आगे या पीछे जाए। ये जानने की कोशिश करे कि उस शख्स को दौड़ने या दौड़ लगाने की जरूरत क्यों पेश आई, और अगर कोई जरूरत थी तो फिर उसने गीले फर्श को देखकर खुद को बचाया क्यों नहीं। फर्श को गीला क्यों रखा गया, और सफाई करने वाला हादसे के वक्त खुद कहाँ था। इस ट्रेनिंग में हम पर्दा उठाते हैं इन्हीं राजों से, जिन्हें 7 पर्दों में छुपाया जाता है, जिस तरह एक दुल्हन को घूंघट में। ये भागने वाला शख्स ऑफिस बॉय था, और इसके भागने के पीछे इसके प्रोजेक्ट मैनेजर की फुर्तियां थी। क्यों? कंपनी के डायरेक्टर साहब प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलने आ रहे थे और उन्हें रिफ्रेशमेंट के लिए सामान मंगवाना था, जिसके लिए उन्होंने ऑफिस बॉय को 2 मिनट का टाइम दिया था कि 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, वरना
اگر دیر ہو جاتی تو اس کی مونچھیں اور کان تو شاید بچ جاتے، مگر اس کی حاضری سے 3 دن کٹ جانے تھے، کیونکہ مینیجر صاحب مزاج کے سخت اور نہ بخشنے والے کڑک انسان ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صفائی والا اس وقت صفائی کیوں کر رہا تھا؟ چھوٹے مینیجر صاحب نے بڑے مینیجر صاحب کو دکھلانا تھا کہ سر دیکھیے ہم کتنے صاف ستھرے لوگ ہیں، ہم آپ کی سہولتوں کو کتنے جائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ سوال دوسرا ہے کہ صفائی والے نے جگہ گیلی کیوں رکھی، اور اگر جگہ گیلی تھی تو وہاں پر کوئی وارننگ سائن کیوں نہیں چپکایا، کوئی کون کھڑی کیوں نہیں کی؟ جب اس راز سے پردہ اٹھایا تو جانا کہ صفائی کرنے والا کلینر نہیں تھا، بلکہ ایک وہ لیبر تھا جو چھٹی سے واپس آیا تھا پاسپورٹ جمع کروانے۔ اب سوچئے اسے کیا پتا کہ کلیننگ کا سامان کہاں پڑا ہوا ہے۔ جلدی کس کو تھی؟ مینیجر صاحب کو۔ گرا کون اور ٹانگ کس کی ٹوٹی؟ ایک ورکر کی۔ صفائی کرنے کے لیے سٹاف اسائن تھا، مگر صفائی کروائی گئی ایک انٹرینڈ بندے سے جس کے پاس صفائی کا اور صفائی کے بعد سیفٹی کا سامان موجود نہیں تھا۔ ذرا غور سے دیکھیے، یہ دونوں کام انہوں نے نہ تو خود اپنی مرضی سے کیے اور نہ ہی کمپنی کے طے شدہ طریقے سے کیے۔ اب زخمی ہسپتال کے بستر پر اور اس کی فیملی اس کے گھر پر تڑپے گی۔ صفائی کرنے والے کو پاسپورٹ جمع کروا کر کام پہ جانا تھا، مگر وہ وارننگ لیٹر لے کر روم چلا گیا ہے نیکسٹ آرڈر ملنے تک۔ میں امید کرتا ہوں کچھ چیزیں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ اب میں آتا ہوں کڑوے سچ کی طرف۔ جہاں سسٹم کام نہیں کرتے وہاں پروسیجر ڈیولپ نہیں ہوتے، اور اگر غلطی سے پروسیجرز بن جائیں تو ان پر کبھی عمل نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان پر عمل کروانے والا کوئی بچ پاتا ہے۔ جہاں ایک بندے کے منہ سے نکلے لفظ قانون کا درجہ رکھتے ہوں، جہاں مزدور کو مزدور کے گھر پیدا ہونے کی سزا دی جاتی ہو، جہاں رنگ، نسل، ذات، مذہب اور زبان کے نام پر منمانی ہوتی ہو، وہاں حادثات کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں۔ ذرا غور کیجیے، جنہیں دوسروں کی سیفٹی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ کہتا ہے کہ کام 2 منٹ میں ہونا چاہیے۔ جنہیں ٹرینڈ بندوں سے کام لینے کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ اپنی مرضی سے اپنی اتھارٹی کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کسی کو بھی کسی ٹاسک پر بھیج سکتے ہیں، کیونکہ وہ مینیجر ہیں۔ کیا کلیننگ کی ٹائمنگ درست تھی؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ کیا اس آفس میں کلیننگ کا ٹائم ٹیبل طے تھا؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اور اگر کلیننگ کا ٹائم ٹیبل طے تھا تو اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ ورکنگ ٹائم میں، آفس ٹائم میں کلیننگ کے عمل کو جاری کیوں رکھا گیا؟ کیا مینجمنٹ نے کلیننگ کا پروسیجر بنایا تھا؟ اگر پروسیجر تھا تو اس پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ اگر پروسیجر نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ کیا کسی بھی بندے کو کسی بھی ٹاسک پر اسائن کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں تو اس وقت ایسا کیوں ہوا؟ جب ورکرز کام کر رہے ہوں تو کیا ان کی سپرویژن کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے، سپروائزر صاحب کہاں تھے؟ کیا آفس ایریا میں تیز چلنے یا پھر دوڑیں لگانے کے ایس او پیز ہیں؟ اگر تھے تو فالو کیوں نہیں ہوئے، اور اگر نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ ان سب کیوں کا تعلق گرنے والے اور گرانے والے دونوں سے نہیں ہے، ان کا تعلق ہے پروجیکٹ مینیجر سے، ان کا تعلق ہے مینجمنٹ سے، جن کی خود نمائی حادثے کو جنم دیتی ہے۔ چاہے زخم کا ملنا ہو یا پھر وارننگ لیٹر کا، اس کی ذمہ دار ہوتی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ۔ مینجمنٹ ہاتھی کے دانتوں کی طرح ہوتی ہے جو کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ مینجمنٹ کے 2 چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرہ جو ورکرز کو دکھایا جاتا ہے جو جونیئرز کے ساتھ ہوتا ہے، ایک چہرہ جو اپنے سینئرز کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان دونوں چہروں میں دن رات کا یا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ کہیں بھی ایک دوسرے سے ملتے نہیں، کبھی شفقت کی آڑ میں، کبھی غصے کی آگ میں، کبھی شاباشی دے کر
गलत काम करवाया जाता है, और जब हादसा रूनुमा हो जाए तो उसी गलत काम को छोटे स्टाफ के ऊपर डालकर उनके कैरियर और नौकरी से खेल लिया जाता है। बड़ों को खुश करने के लिए वर्कर्स को सजा दी जाती है। ये होती है मैनेजमेंट, और ये है मैनेजमेंट का असल रूप। अगर मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लिया जाए, अगर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी का भी मैकेनिज्म होगा तो फिर एक्सीडेंट्स होने से रोके जा सकते हैं, वगरना हादसे होते रहेंगे, रिपोर्ट्स बनती रहेंगी, और जो मुजरिम होंगे वही इंसाफ की कुर्सी पर बेगुनाहों को कभी जिंदगी भर के लिए माजूर और कभी नौकरी से निकालकर खुद तरक्की के जीने चढ़ते जाएंगे। सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स को वो सब खंगालना होता है जो पर्दे के पीछे होता है। जब तक मेकअप उतर नहीं जाता चेहरे का असल रंग कभी मालूम नहीं पड़ता। बिल्कुल उसी तरह जब तक कोई सेफ्टी प्रैक्टिशनर रूट काजेज की जांच नहीं कर लेता उसकी रिपोर्ट अधूरी रहती है। वो रिपोर्ट, वो करेक्टिव एक्शन, वो कंट्रोल मेजर्स वक्त का ज़िया, पैसों का ज़िया तो हो सकते हैं, हादसात को रोकने का कभी सबब नहीं बन सकते। वो हादसात को रोकने के लिए कारआमद नहीं हो सकते। मैं करूंगा आपको गाइड कदम कदम पर, और आप सीखते जाएं सेफ्टी के एक एक सेगमेंट को। एक सेफ्टी प्रैक्टिशनर को हर चीज के अंदर झांक के देखना है, डूब के देखना है, टूट कर जानना है कि एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ। नौकरी बड़ी चीज नहीं होती। एक एचएससी प्रैक्टिशनर को यह सोचना है कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की जिंदगी को बचाए, लोगों को जख्मों से बचाए, लोगों को डिसेबल होने से बचाए, लोगों को फ्रैक्चर से बचाए, लोगों की फैमिलीज को डेप्रिवेशन तकलीफ से बचाए। अगर एक सेफ्टी प्रैक्टिशनर को ये फैसला करना पड़ जाए कि उसे लोगों की जिंदगियों से खेलना है या खुद की नौकरी को बचाना है, मैं तो इतना कहूंगा कि दूसरों की खुशियां छीनकर अपने लिए खुशियां समेटी नहीं जा सकती। फैसला आप कीजिएगा। याद रखिए, एक्सीडेंट की वजह फुर्तियां और हमारा हद से ज्यादा एतमाद भी होता है। एक्सीडेंट की वजह आधी बात सुनकर काम शुरू कर देना भी होता है। एक्सीडेंट की वजह काम की जगह के ऊपर गंद और मटेरियल का मिक्सअप होना, वेंटिलेशन का ना होना और बराबर रोशनी का ना होना भी हो सकता है। एक्सीडेंट जब होते हैं जब हम सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, उनको नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। कभी कभी हम मेंटली तौर पे काम की जगह पे मौजूद नहीं होते। हो सकता है सुबह हमें अपनी बेगम से झाड़ पड़ी हो और हमने पूरा दिन ये सोचना है कि शाम को जाके उसे राजी कैसे करेंगे। इस कश्मकश में हमारा ज़हन, हमारी सोचें, हमारी बेगम के खौफ के अंदर कैद, और हमारा डर हमें बेगम की अदालत में खड़ा रखे हुए है, और जिस्मानी तौर पे हम क्रिटिकल वर्क साइट के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पर खतरनाक एक्टिविटीज चल रही हैं। ऐसे में हादसा हो सकता है। हादसे की वजह यह भी होती है कि हम प्लानिंग नहीं करते। हमको सडनली बोला जाता है कि जाओ और ये काम कर लो, ना उसकी तैयारी का टाइम, ना उसके करने के लिए रिसोर्सेज, और ना करने के लिए उसके तरबियत याफ्ता बंदे मौजूद होते हैं। कभी कभी हम किसी चीज़ को बगैर अथॉरिटी के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें उस चीज़ को चलाना ऑथराइज नहीं होता, लेकिन हम चोरी चोरी से उसको चला रहे होते हैं। कभी कभी हम किसी चीज़ को जो हमें ऑथराइज है लेकिन उसको हम बहुत खतरनाक तेज स्पीड से चला रहे होते हैं। कभी कभी हमारे पास पहनने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता नहीं, और कभी कभी हम उसको गर्मी और सर्दी का बहाना करके उतार फेंकते हैं, निगलेक्ट करते हैं, हम उसको नहीं पहनते। याद रखिए, मशीन के पास दिमाग नहीं होता, लेकिन एक लेबर से लेके मैनेजर तक सबके पास अपना दिमाग होता है। अगर वो अपना दिमाग यूज करेंगे तो वो अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। हर बार चांस मत लिया कीजिए, क्योंकि कोई दिन ऐसा होता है जब हमारे पास दूसरा चांस नहीं होता।
सेफ्टी को जानना काफी नहीं है, सेफ्टी पे अमल करना हमारी वर्क प्लेस को महफूज बना सकता है। अगर आप समझते हैं टूल्स को रिप्लेस करना मुश्किल लगता है, तो जरा सोचिए, क्या आपकी आंखें और उंगलियां बदली करना आसान होंगी? सेफ्टी फर्स्ट का मतलब है नो इंजरीज और इंजरीज लास्ट, स्टे अलर्ट एंड स्टे अलाइव।